अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर 4। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहां पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है क्विक रिवीजन सीरीज फॉर FAA। इस सीरीज में मैंने 4 सब्जेक्ट्स के 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बेस्ट डील ऑन आवर ऐप अवेलेबल राइट नाउ इज JKSSB कॉम्बो कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट्स फॉर VLW, 10 मॉक टेस्ट्स फॉर पटवारी, 3 मॉक टेस्ट्स फॉर FAA, क्विक रिवीजन सीरीज फॉर FAA ऑफ 4 सब्जेक्ट्स एंड बेस्ट 1000 प्लस क्वेश्चंस ऑफ GK। इसकी PDF फाइल भी आपको मिलेगी। अगर आपको इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक टेस्ट चाहिए तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल अवेलेबल है। अभी जाइए हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड जिस भी एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए वो परचेज कीजिए। ऑल दीज मॉक टेस्ट्स हैव बीन क्राफ्टेड एंड क्यूरेटेड बाय टॉपर्स ऑफ डिफरेंट JKSSB एग्जाम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है रिसेंटली अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन July 5 to 7, 2023 in New Delhi। दूसरा स्टेटमेंट है द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज/आर करेक्ट। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड इन 2 स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। दैट मीन्स हाल ही में एक 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन न्यू दिल्ली एंड ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अभी के टाइम पे कौन है, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अगर पूछा जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अभी के टाइम पे कौन है, उनका नाम है RK सिंह। ही इज ऑल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है। अगर पूछा जाए जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, डायरेक्टर जनरल कौन है अभी के टाइम पे, उनका नाम है नलाथंबी कलाईसेल्वी एंड शी इज द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। ठीक है। अगर पूछा जाए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अभी के टाइम पे कौन है, उनका नाम है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। इक्लिड्स स्पेस टेलीस्कोप इसको बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको बनाया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट जिसका नाम है जूक 2 इसको बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है लैंड स्पेस। एंड ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है ये है SpaceX कंपनी का। इक्लिड स्पेस टेलीस्कोप इसको बनाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको बनाया है नासा ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट जूक 2 इसको बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है लैंड स्पेस। एंड ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है ये है SpaceX कंपनी का। दैट मीन्स 1 का आएगा B, 2 का आएगा C, 3 का आएगा A एंड 4 का आएगा D। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है ये है SpaceX कंपनी का जिसके मालिक हैं इलॉन मस्क। इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो फैल्कन 9 रॉकेट है ये है एक रीयूजेबल रॉकेट। SpaceX कंपनी का एक और रॉकेट न्यूज में आया था जिसका नाम था स्टारशिप।
ये था वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉकेट, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे दिस रॉकेट बर्स्टेड इनटू पीसेस। लेकिन ये था वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉकेट, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है, स्टारशिप। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको बनाया है नासा ने, लेकिन इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी की हेल्प से बनाया है जेम्स वेब टेलीस्कोप को। एंड ये जो इक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है इसको बनाया है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये जो वर्ल्ड का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट है जिसका नाम है जूक 2, इसको बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है लैंड स्पेस। ये जो रॉकेट्स होते हैं दे वर्क ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट्स दे वर्क ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए रॉकेट्स में क्या फ्यूल यूज करते हैं, आप याद रखिएगा रॉकेट्स में हम यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मीथेन, कैरोसिन एंड एक और इंपॉर्टेंट फ्यूल जिसका नाम है UDMH। इसकी फुल फॉर्म है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। इनफैक्ट जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी फ्यूल का यूज करता है, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। इसके साथ एक और चीज को मिलाते हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन के साथ हम मिलाते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड इस चीज को हम नाम दे देते हैं डर्टी कॉम्बिनेशन। इसको हम नाम दे देते हैं डर्टी कॉम्बिनेशन। एंड ये जो इसरो है वो इसी फ्यूल का यूज करता है अपने रॉकेट्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है FL2027 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टाइप ऑफ पोटैटो। दूसरा स्टेटमेंट है रिसेंटली इंडिया हैज परमिटेड इंपोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान विदाउट एनी लाइसेंस टिल जून 2024। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज /R करेक्ट। यहां पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट पोटैटोज, आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये जो पोटैटो है ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, नोट कीजिएगा पोटैटो होता है स्टेम ऑफ द प्लांट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये जो प्लांट है ये रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है या नहीं, आपको बोलना है यस, प्लांट्स कैरी आउट रेस्पिरेशन। एक होती है फोटोसिंथेसिस, एक होती है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इट ऑकर्स ड्यूरिंग द डे एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे जो ट्री है या कोई प्लांट है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन एंड कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम पे होता क्या है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। एंड प्लांट्स जस्ट लाइक अदर लिविंग थिंग्स दे परफॉर्म रेस्पिरेशन। एंड अगर पूछा जाए प्लांट का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है, आपको याद रखना है रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। These three parts take part in respiration। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो प्लांट है, प्लांट अपना रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर करता है, उस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टार्च। प्लांट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन जो एनिमल्स हैं दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये जो स्टार्च है इसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन अपीयरेंस, यानी कि शाइनी नॉन मेटल कौन सा होता है, वो यही आयोडीन होता है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन नेचर, यानी कि इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। ये जो आयोडीन है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं।
आयोडीन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यह होता है आयोडीन डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल। आयोडीन डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल, इसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यानी कि इसमें आयोडीन जो है यह सॉल्यूट होता है एंड एल्कोहल होता है सॉल्वेंट। आयोडीन डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल, इसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे याद रखिए। कुछ प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब ऐसे प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड द फ्रूट, लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं दे आर नेकेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो पोटैटो है ये है स्टेम ऑफ द प्लांट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये जो प्लांट है ये अपना फूड जो है कहां पे स्टोर करता है, ये अपना फूड स्टोर करता है इन द लीव्स, इन रूट्स, इन स्टेम, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी जगहों पे जो प्लांट है वो अपना फूड स्टोर करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Recently, which of the following state governments has released 10 million Gambusia fish into the state's water bodies to tackle malaria and dengue? मलेरिया एंड डेंगू को टैकल करने के लिए इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं 10 मिलियन गैम्बूसिया फिश इनटू देयर वाटर बॉडीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है उसने रिलीज किए हैं 10 मिलियन गैम्बूसिया फिश इनटू इट्स वाटर बॉडीज टू टैकल मलेरिया एंड डेंगू। ये जो गैम्बूसिया फिश है इसका एक और नाम है मॉस्किटो फिश, एंड ये जो गैम्बूसिया फिश है इट कैन कंज्यूम 100 to 300 मॉस्किटो लार्वा इन ए डे। ठीक है, एक दिन में ये जो गैम्बूसिया फिश है ये 100 से लेकर 300 मॉस्किटो लार्वा खा सकती है। ये जो गैम्बूसिया फिश है ये है एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का एक और नाम होता है नॉन नेटिव स्पीशीज, या हम कभी कभी इनको कहते हैं इन्वेजिव एक्सोटिक स्पीशीज। ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होती हैं ये ऐसी स्पीशीज होती हैं दैट आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ सम अदर इकोसिस्टम, लेकिन इनको किसी दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन विद टाइम दे अडेप्ट टू द कंडीशंस ऑफ दिस इकोसिस्टम एंड दे एस्टैब्लिश ए सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो जो यहां की नेटिव स्पीशीज हैं उनको नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं एंड दे डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम। ठीक है, उससे इस इकोसिस्टम पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट में यह कहा कि दुनिया में अभी के टाइम पे हैं 37,000 एलियन स्पीशीज, एंड इन 37,000 में से 3,500
इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड्स मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऑन लैंड वो है वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ। दूसरे नंबर पे है लैंटेना, LANTANA, लैंटेना। ये एक श्रब है, SHRUB, ये एक श्रब है। एंड तीसरे नंबर पे है ब्लैक रैट। तीसरे नंबर पे है ब्लैक रैट। आपको बस पहला नंबर याद रखना है, वर्ल्ड्स मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ऑन लैंड एज पर असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल, वो है वाटर हैसिंथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है जोहान्स केपलर इज क्रेडिटेड विद पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दूसरा स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट क्यूब ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट is directly proportional to the square of semi-major axis of its orbit. Which of the above given statements is/are correct? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो जोहान्स केपलर है इसने दिए हैं 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जो दूसरा लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। जो तीसरा लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है? ये कहता है कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन दीज इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एंड जो सन है वो कहां पे है? वो है एट वन ऑफ द फोकाई। ये जो इलिप्स होता है इसकी होती है एक माइनर एक्सिस, एक होती है मेजर एक्सिस। ये मान लीजिए ये है इसका एक फोकस, ये है इसका एक फोकस। या तो आपको अज्यूम करना है सन यहां पे है, या तो आपको मानना है सन यहां पे है। सन इज लोकेटेड ईदर एट F1 और एट F2। और जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब मान लीजिए यहां पे सन है एट वन ऑफ द फोकाई एंड ये है एक प्लैनेट। यहां पे मान लीजिए ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी। इसका सेंटर सन का एंड प्लैनेट का सेंटर अगर मैं ज्वाइन करूं इनको विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सन एंड द प्लैनेट, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यह है सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इस प्लैनेट को 1 घंटा लगा, दैट मीन्स इसने एरिया कितना स्वीप किया? इसने इतना एरिया स्वीप किया जिसको मैं कलर कर रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं कि यह है पोजीशन सी, यह है पोजीशन डी इस प्लैनेट की, एंड मैं आपको कहूं कि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने में भी इस प्लैनेट को 1 घंटा लगा। ठीक है, तो एज पर केपलर वो कहता है कि यहां पे और यहां पे जो एरिया है ये दोनों बराबर होंगे। यही है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। यहां पे देखिए ये ए बी है इस इलिप्स की मेजर एक्सिस एंड सी डी है माइनर एक्सिस एंड दीज टू एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जो ये ओ ए है या ए ओ है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसका मतलब ए ओ ये है सेमी मेजर एक्सिस, या आप ओ बी भी ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये भी है सेमी मेजर एक्सिस, दोनों में से एक ले लीजिए आप। थर्ड लॉ कहता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसका स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आप इसको ऐसे लिखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। फिर आप यहां पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये है लॉ ऑफ पीरियड्स। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया है कि जो अर्थ है जब यह सन के बहुत ज्यादा नजदीक होती है तो उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिहीलियन, एंड जब ये सन से सबसे ज्यादा दूर होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं, आप अफीलियन बोलिए या एपहीलियन बोलिए, जो आपकी मर्जी, ये भी लेकिन आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ऑटोनॉमस फिश रोबोट नेम्ड बेले, ये है ऑफ स्विट्जरलैंड। फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स, ये है न्यूजीलैंड। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द यूज ऑफ MDMA एंड मशरूम्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया। एंड नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ घियान बाहरे सिंड्रोम, इसको हम पढ़ते हैं घियान बाहरे सिंड्रोम, ये है पेरू। इसका मतलब 1 का आएगा डी, 2 का आएगा सी, 3 का आएगा बी एंड 4 का आएगा ए। यह है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। घियान बाहरे सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है, अगर ये किसी पर्सन को हो जाए तो जो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो उसकी ही नर्व्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। ये जो MDMA है इसकी फुल फॉर्म है मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामीन। ठीक है, इसको कभी कभी हम मॉली भी कहते हैं। ये एक बहुत खतरनाक ड्रग है। मशरूम्स, इनको भी एज ड्रग्स यूज किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में। ये अलग तरह के मशरूम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मैजिक मशरूम्स। इनको हम कहते हैं मैजिक मशरूम्स। जो नॉर्मल मशरूम्स होते हैं इनको हम कहते हैं एडिबल फंगाई। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है एंड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है वायरस दैट कॉजेज जॉन्डिस सर्वाइव्स इन लिवर, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ यू डिवाइड थ्रस्ट बाय द एरिया यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of July एवरी ईयर, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। यह जो प्रेशर है यह किसके बराबर होता है? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। थ्रस्ट ऐसा फोर्स होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट इज अप्लाइड। अगर कोई फोर्स है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इट हैज बीन अप्लाइड तो उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। डिवाइड अगर करेंगे हम इसको एरिया से, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर है इसकी SI यूनिट है पास्कल एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो प्रेशर है इसकी कुछ और यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। एक यूनिट है प्रेशर की टॉर, एक यूनिट है बार, एक यूनिट है एटमॉस्फेयर एंड एक और यूनिट है mmHg, इसको हम पढ़ते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। यानी कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन टॉर, बार, एटमॉस्फेयर एंड मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दीज आर ऑल्सो यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अगर कोई केमिकल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है A + B गिव्स C एंड इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है STP। अगर कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C, एरो के ऊपर लिखा हुआ है STP, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हुई है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ये जो रिएक्शन है ये हुई है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है ये रिएक्शन तब हुई है जब प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर एंड जो टेम्परेचर है दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। ये भी आपको याद रखना है। ये जो जॉन्डिस है ये एक वायरल डिजीज है एंड जॉन्डिस के टाइम पे होता क्या है, ब्लड में एंड बॉडी टिश्यूज में एक येलो कलर्ड वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है जिसका नाम है बिलिरुबिन, BILIRUBIN। अगर पूछा जाए जो जॉन्डिस है इसकी वजह से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है तो वो है लिवर। ठीक है, ये जो लिवर है इसके पास होता है सबसे ज्यादा रीजनरेटिंग पावर। ये जो लिवर है इसके पास होता है सबसे ज्यादा रीजनरेटिंग पावर। ये जो लिवर है इट ऑल्सो सिक्रीट्स बाइल जूस एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस यूरिया। लिवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस यूरिया। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 ऑफ जुलाई एवरी ईयर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट है रामानुजन 3 इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट रॉकेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। न्यूज में आया था जुपिटर 3 एंड इट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जुपिटर 3 एंड जिस कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजीज। मैक्सर टेक्नोलॉजीज। एंड जिस रॉकेट से इसको स्पेस में भेजा गया वो है फैल्कन हैवी रॉकेट ऑफ स्पेस एक्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है भूटान हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एलिमिनेशन ऑफ रूबेला डिजीज। रूबेला ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स इज अ वायरल डिजीज। विच ऑफ द, यहां पे आएगा अबव गिवन, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। यहां पे दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। हाल ही में भूटान ने अनाउंस किया है कि इसने अपनी कंट्री से एलिमिनेट की है रूबेला डिजीज। ये जो रूबेला है इसका एक और नाम है जर्मन मीजल्स एंड ये एक वायरल डिजीज है। इस रूबेला का एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं 3 डे मीजल्स। ठीक है, ये जो रूबेला डिजीज है ये जिस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है वो है स्किन। एक है ये रूबेला, एक और है जिसको हम कहते हैं रूबियोला, इसका एक और नाम है मीजल्स। ठीक है, ये है रूबेला जर्मन मीजल्स, एक है रूबियोला यानी कि मीजल्स। ठीक है, ये भी है एक वायरल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला स्टेटमेंट है ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है विनेगर इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC इज इन्वर्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एंड यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी सही है। जो ये ब्लड है आपको याद रखना है ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के वो क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा है ये होता है 55%, WBCs एंड प्लेटलेट्स ये होते हैं मिला के 1% एंड RBCs ये होते हैं 45%। यानी कि जो ब्लड है इसका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ये होता है 55%, WBCs एंड प्लेटलेट्स ये होते हैं 1% एंड RBCs ये होते हैं 44%। जो ये प्लाज्मा होता है इसकी स्टेट ऑफ मैटर होती है लिक्विड। प्लाज्मा की स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड एंड इसकी कंपोजिशन क्या है,
प्लाज्मा में होता है वाटर, प्लाज्मा में होते हैं आयनस, प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन्स, वेस्ट्स, गैसेस। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ये जो WBCs हैं इनका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, एंड इनका काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, जो एंटीबॉडीज फाइट करते हैं अगेंस्ट दी पैथोजेंस और इंफेक्शंस। ये जो RBCs हैं इनका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एंड इनका काम होता है हेल्प करना इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। एंड ये जो प्लेटलेट्स हैं दे हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दे हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये जो विनेगर है ये होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। 5 to 8% एसिटिक एसिड हम डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, एंड जो हमारे पास चीज बनती है उसको हम कहते हैं विनेगर, उसको हम कहते हैं विनेगर। अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना हो, जिस चीज की हम हेल्प लेते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करना हो इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट देन वी यूज इन्वर्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इससे ज्यादा खतरनाक होती है डायरेक्ट करंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो डायरेक्ट करंट है इट फ्लोज थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो नियर द सरफेस और स्किन ऑफ ए कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है इसकी सरफेस पे ही ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो फ्लो करता है थ्रू द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट की ये टेंडेंसी कि ये फ्लो करता है नियर द सरफेस और स्किन ऑफ ए कंडक्टर, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट शो करता है स्किन इफेक्ट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा करंट स्किन इफेक्ट शो करता है तो वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड स्किन इफेक्ट का मतलब होता है करंट का फ्लो करना नियर द सरफेस और स्किन ऑफ ए कंडक्टर। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड ऑफ वाटर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो BOD है इसकी फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एग्जाम में आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को टिक मत कर देना, यह गलत आंसर माना जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट है या तो ppm पार्ट्स पर मिलियन या तो mg पर लीटर। ठीक है, एंड ये भी याद रखिएगा 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। ठीक है, ये BOD होता क्या है आप ये याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में। ठीक है, यानी कि BOD इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। अगर BOD की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि BOD ज्यादा मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इज मोर, इसका मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर BOD ये कम हुआ इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट भी कम है। BOD अगर कम है इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट भी कम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए जो क्लीन वाटर है इसका BOD कितना होता है, क्लीन वाटर का BOD कितना होता है, आपको याद रखना इसका BOD होता है लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD में हमने देखा कि इट इज यूज्ड टू मेजर द ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड इन वाटर, लेकिन ये जो COD है इट इज यूज्ड टू मेजर द ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड ऑफ वाटर। COD दोनों चीजें मेजर करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट भी। COD इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। इन दोनों
वेस्ट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, उसको हम कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड BOD से ज्यादा बेटर होता है COD। BOD बस देखता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड, लेकिन COD ये देखता है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। अगर COD की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये दोनों वेस्ट्स भी ज्यादा हैं। अगर COD इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ये दोनों वेस्ट्स भी कम हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। Which of the following diseases is/are caused due to the deficiency of vitamin A? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोऑप्थेल्मिया एंड केराटोमलेशिया। ठीक है, जो आईज हैं इनके रिलेटेड इससे पहले भी 2 डिजीजेस मैंने आपको पढ़ाई हैं। एक है ट्रैकोमा एंड एक है कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं पिंक आई। अगर एग्जाम में पूछा जाए नियर पॉइंट ऑफ द आई तो वो है 25 सेंटीमीटर्स, यानी कि हम किसी चीज को सही से देखें, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी मिनिमम 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम आवर आई। ठीक है, अगर पूछा जाए फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। लगे हाथ यहां पे विटामिन्स को भी देख लीजिए। विटामिन्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद रखने के लिए आप ट्रिक याद कीजिए, KEDA कीड़ा, KEDA कीड़ा, या आप याद कीजिए फैटी कीड़ा, फैटी कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ई ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन के इसका एक और नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। बी कॉम्प्लेक्स इसमें क्या क्या आता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामीन। ठीक है, एंड विटामिन सी इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। यह भी याद रखिएगा कि 3 विटामिन्स ऐसे हैं जो या तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी या बिहेवियर शो करते हैं। वो हैं विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स और दे शो एंटीऑक्सीडेंट बिहेवियर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ ज्वाइन करना है। इजराइल, इसका आएगा ऑप्शन सी। इन 2019 scientists of this country produced the world's first 3D printed heart using human tissue. USA approved the first vaccine for honeybees. Switzerland returned a fragment of a 3,400-year-old statue of the ancient Egyptian pharaoh Ramses II to Egypt. India, it released its first ever comprehensive list of critical minerals. That means 1 का आएगा C, 2 का आएगा A, 3 का आएगा B एंड 4 का आएगा D। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इंडिया की, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। एंड इस रिपोर्ट में 30 मिनरल्स को लिस्ट किया गया है एज क्रिटिकल मिनरल्स। एंड कहा जाता है कि दीज 30 मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी।
आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया ने रिलीज की है पहली लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, एंड इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इसने 30 मिनरल्स को लिस्ट किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये जो मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं? दीज आर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस। ये जो मिनरल्स हैं या तो ये मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं या तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो सकते हैं। मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल है आयरन, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज/आर कॉजेज ऑफ एसिड रेन। यहां पे ऊपर 4 ऑप्शंस हैं एंड हमें बताना है कि इनमें से किन की वजह से एसिड रेन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 4 ओनली। दैट मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की वजह से होता है एसिड रेन। ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए टिपिकल एसिड रेन, इसका पीएच क्या होता है? इसका पीएच होता है 4। टिपिकल एसिड रेन इट हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 4। ये JKAS प्रीलिम्स पेपर में 1-2 साल पहले पूछा गया था कि टिपिकल एसिड रेन का पीएच क्या होता है? इसका पीएच होता है 4। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इनकंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इनकंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। इफ कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस तब प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर इनकंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। Certain species of which of the following organisms are well known as cultivators of fungi। यहां पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। इन ऑर्गेनिज्म्स में से आपको बताना है कि किस ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशी है एंड उनको हम कहते हैं कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंट। एक टाइप होती है एंट्स की, उनको हम कहते हैं लीफ कटर एंट्स। इनको हम कहते हैं लीफ कटर एंट्स। ठीक है। ये फंगाई के साथ होते हैं किसमें? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको हम नाम दे देते हैं फिर बाद में म्यूचुअलिज्म। जो ये लीफ कटर एंट्स हैं ये लीव्स काट के लाते हैं एंड उन लीव्स को ये यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर टू ग्रो फंगस, एंड ये फिर इस फंगस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पेस्ट्स एंड मोल्ड्स। बदले में ये जो फंगस है ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए फूड सोर्स। ये एक्ट करता है एज ए फूड सोर्स फॉर एंट्स लार्वा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लीफ कटर एंट्स हैं एंड फंगाई हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है। यानी कि दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ईच अदर। यहां पे हम बायोटिक इंटरेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। उनको याद कैसे रखना है उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, मैं यहां पे जस्ट रिपीट करूंगा। जहां पे मैं लिखूंगा प्लस, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। जहां पे मैं लिखूंगा माइनस, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म को वहां पे नुकसान होता है। एंड जहां पे मैं लिखूंगा 0, इसका मतलब न फायदा न नुकसान। आप देखिए यहां पे म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन एंड पैरासाइटिज्म, इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, यानी कि जो 2 स्पीशीज होती हैं दोनों को फायदा होता है, जैसे अभी हमने यहां पे देखा। न्यूट्रलिज्म में न किसी को फायदा होता है न किसी को नुकसान होता है।
अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, दूसरे को न फायदा होता है न नुकसान होता है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरी स्पीशीज को न फायदा होता है न नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान ही होता है। एंड पैरासाइटिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा, न्यूट्रलिज्म में दोनों स्पीशीज को न फायदा न नुकसान। अमेंसलिज्म के केस में एक स्पीशीज को नुकसान, दूसरी स्पीशीज को न फायदा न नुकसान। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को फायदा, दूसरी स्पीशीज को न फायदा न नुकसान। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान। एंड पैरासाइटिज्म में एक स्पीशी को फायदा एंड एक स्पीशीज को नुकसान। ठीक है। If rainforests and tropical forests are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys. Which one of the following functions of wetlands best reflects the above statement? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी बॉडी में जो किडनीज हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती हैं, वैसे ही जो वेटलैंड्स में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ये आप यहां पे याद रखिए कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी एवरी ईयर। अगर आपसे कहा जाए इंडिया में अभी के टाइम पे कितनी रामसर साइट्स हैं तो आप क्या बोलोगे? 75। अगर कहा जाए जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं, आप क्या बोलोगे? 5। अगर पूछा जाए इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पे हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो वो स्टेट है तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु के पास हैं 14 रामसर साइट्स, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश के पास हैं 10 रामसर साइट्स। जम्मू एंड कश्मीर में जो 5 रामसर साइट्स हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है वुलर लेक, होकेरा वेटलैंड या होकरसर, सुरिनसर मानसर लेक्स, हाईगाम वेटलैंड एंड शालाबुग वेटलैंड। ये जो होकेरा वेटलैंड है इसका एक और नाम है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। होकेरा वेटलैंड या होकरसर का एक और नाम है क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। अगर पूछा जाए दुनिया में किस कंट्री के पास हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के पास हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अल्फा अल्फा, चिकपी एंड क्लोवर, ये तीनों हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। ठीक है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।